आज मैं दो मुद्दों पे फोकस कर रहा हूं आपके समक्ष। एक तो है चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, विरोध का, झिझक का, विलंब का और रेजिस्टेंस करने का हर कदम पे बिहार की एसआईआर एक्सरसाइज के विषय में। और दूसरा, ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ प्रतिशोध की भावना से, कुछ गुस्से की भावना से जो व्यक्ति ये मुद्दे उठाता है चुनाव आयोग के विषय में, पवन खेरा जी जिनसे आप सब परिचित हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का प्रहार करना, उनको एक प्रकार से एक अभियुक्त बनाना, आरोपित करना बिना उनसे कोई भी तथ्य पूछे हुए इत्यादि। तो मैं इन दो मुद्दों पे आपको संक्षेप में हिंदी और इंग्लिश में बात करके बताऊंगा। तो दोस्तों, जहाँ तक बिहार का सवाल है, मेरा मुख्य जो बिंदु है वो ये नहीं है बताना कि क्या हुआ। भैया ये ठीक करिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, अनेक हियरिंग्स हुई हैं, तो मैं किसी सबजुडिस मैटर के मेरिट्स पे नहीं कहूँगा। लेकिन जो मैं ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ आपके समक्ष और उठाना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से, वो ये बात है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हर कदम पर विरोध किया, हर मुद्दे पे, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश नहीं दिया और उसको आदेश में परिवर्तित नहीं किया। ये क्यों है कि एक सांविधानिक संस्था जिसका अधिकार क्षेत्र है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वो सांविधानिक मूल्यों को आगे बढ़ावा दे, उसको इसकी आवश्यकता क्या है कि कोर्ट कचहरी उसे आदेश दे। स्वतः बिना आदेश के उन्होंने ऐसे कई कदम क्यों नहीं उठाए बिहार के विषय में? क्या बातें हैं वो? पहला तो ये कि उन्होंने शुरुआत से स्टेक होल्डर्स को, लोगों को किसी रूप से वार्तालाप में, एंगेजमेंट में नहीं रखा और ये नहीं बताया कि 2003 में जो बिहार की एक्साइज हुई थी वो संसद के चुनाव के 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और असेंबली के चुनाव के 2 वर्ष पहले। इस बार अचानक जून के अंत में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, बिना किसी चेतावनी, सूचना, बिना हर पक्ष को वार्तालाप में लिए हुए उन्होंने क्यों शुरू किया, ये आज तक हमको उन्होंने बताया नहीं। उनको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, पहले की बात है, 2003 की भी बात है, इसी मुद्दे पे एसआईआर एक्सरसाइज स्थगित की गई थी कि चुनाव अभी निकट भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में 4 महीने में होने वाले थे, जून में। तो जिस कारणों से उन्होंने पहले ये नहीं किया, वो क्यों किया है, इसका हमको अभी तक रहस्य नहीं बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक पूरी सूची दी कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से एसआईआर होगी बिहार में। उस सूची में बहुत सारे दस्तावेजों के नाम लिखे और रोचक है कि उस दस्तावेज का नाम लिखा ही नहीं, उसको हटा दिया लिस्ट से। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रमाणित है, आधार। ये भी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जल्दबाजी में जो जनगणना होगी, लोकतंत्र की नींव उससे कमजोर होगी, इस बात का ध्यान नहीं रखा। आधार से जुड़ा है हर घर, हर द्वार, फिर भी आयोग क्यों कर रहा है आधार से इनकार, इसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। राशन, पेंशन, टैक्स में आधार है स्वीकार, तो मतदाता सूची में क्यों है इनकार? ये अब जो हुआ उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनके रवैये, उनके रुख की बात कर रहा हूं। तीसरा बिंदु यह है कि जब 65 लाख वोटर प्रस्तावित हटाए गए तो उस वक्त उन्होंने कोई कारण नहीं दिया और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, 4 आदेश उच्चतम न्यायालय के, 10 जुलाई, 14 अगस्त, 22 अगस्त और अभी हाल का 8 सितंबर। जैसा मैंने कहा, मैं भी उसका अगुवाई कर रहा हूं। लेकिन जब तक 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कह दिया
कि हमने 3 पहले आदेश दिए थे। पहले हमने एक सुझाव के रूप से कहा था, बाद में हमने बार बार कहा लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि आधार को हम स्वीकार करेंगे। इसलिए हमको आज विवश होना पड़ता है ये कहने के लिए कि हमारा आदेश आप परिवर्तित करिए अपने एक सर्कुलर में, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। ये उन्होंने कहा है 8/9 को। ये दुर्भाग्य की बात है। हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं करें, क्या उन्होंने कहा, उनका तो कहना बाध्य है, कोई विकल्प नहीं रहता उसके बाद। लेकिन आपने अपने आप क्यों नहीं किया? जून से जुलाई से कम 3 आदेश हो गए हैं, आपने क्यों नहीं किया? ये मूल मुद्दा है। उल्टा ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रसंग बाहर आया कि उच्चतम न्यायालय के 3 आदेश के बाद, आखिरी वाला 8 सितंबर से, उसके पहले 22 अगस्त और 14 अगस्त के हैं, जब कुछ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आधार स्वीकार किया तो उनको शो कॉज नोटिस हो गया। ये बात नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बात है आपके स्वतः सुशासन की, स्वतः एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाने की। मैं आपको अब एक दूसरे बिंदु पे ले जाना चाहता हूं जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें एक और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना आती है जो किसी भी संवैधानिक संस्था को शोभा नहीं देती। ये मुद्दा है श्री पवन खेड़ा के विषय में और उनकी पत्नी मिस नीलिमा कोटा के विषय में। मैं आपको 2-4 तथ्य दे दूं, फिर मैं बताऊंगा आपको। 2 सितंबर को नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस है ईसी का, उन्होंने एक शो कॉज दिया है, कारण बताओ नोटिस, पवन खेड़ा जी को, जो आप सब जानते हैं। और ये जो दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित कर दिया आप लोगों के जरिए हर अखबार में, उसमें उनके सब पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, पवन खेड़ा जी के और कुछ समय बाद उनकी पत्नी के। और ये सब किया बिना पवन खेड़ा जी को कोई भी अवसर दिए हुए, बिना प्रायर शो कॉज, प्रायर अवसर। इसमें सीधा छाप के फिर दिया अखबार को। उसका जो टोन है वो एक्यूजेटरी है, दोषी ठहराने वाली भाषा है, मानहानि वाली भाषा है, इन्वेंडो और इंसिनुएशन, संकेतात्मक रूप से किसी के छवि को गिराने की भाषा है। अब इसका क्या मुद्दा है? मूल मुद्दा, गलती तो आपकी है और आप आक्षेप और लांछन लगा रहे पवन खेड़ा पे। ये शोभा नहीं देता। गलती आपकी क्यों है? ये 3 तथ्य आप नोट करें। श्री पवन खेड़ा रजिस्टर्ड हैं इलेक्टर के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 में दिल्ली में। 2017 में जब वो जंगपुरा गए तो उन्होंने अपने नए निवास स्थान जंगपुरा के लिए एक पूरी अर्जी तैयार करवा ली, क्योंकि उनको स्थानांतरण करना था। उसके बाद रूल 13 है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में, उसमें एक फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 और रूल 13 होता है स्थानांतरण के लिए। उन्होंने वो भरकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो जंगपुरा का है उसको दे दिया। उसमें उनके पुराने वाले जो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40 में थे, उसके सब डिटेल्स डिस्क्लोज कर दिए कि पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। और इन्होंने इस दस्तावेज के आधार पर उनको जंगपुरा में डाल दिया, परिवर्तित कर दिया। उसमें उस अर्जी में जो एक्नॉलेज्ड है, जो स्वीकृत है, उसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पुरानी एरिया का सब तथ्य दिए हुए हैं। रिसीट की तारीख है इनके पास 18 अगस्त 2017 की, जब उन्होंने फॉर्म 6 दिया। साल याद रहे 2017। बात खत्म। 2017 से आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अभी 1 साल में 6 महीने में पवन खेड़ा जी कुछ ज्यादा मौखिक हो गए हैं। क्यों हो गए मौखिक? उनका काम ये है
वो एक प्रवक्ता हैं, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक राजनीतिक पार्टी का उसमें सक्रिय हैं। वो अगर वो जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे इस पोडियम से, जैसे हम लोग सब उठाते हैं, तो उनका क्या काम है? उन्होंने उठाया बिहार पे, उन्होंने उठाया चुनाव आयोग पे, उन्होंने उठाया महाराष्ट्र पे, उन्होंने उठाया और कई मुद्दे जो हम चुनाव आयोग के विषय में उठा रहे हैं। आप गलत सही पे नहीं जाइए, आप उसको अस्वीकार करें, उससे नहीं माने, उनसे सहमति नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जब ये मुद्दे उठाते हैं 3 महीने से, तो जो 8 साल पुरानी कहानी है जिसका एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति की तारीख है 18 अगस्त 2017, उस स्वीकृति को आप भूल जाते हैं जिस स्वीकृति के अंतर्गत आपने यहां से यहां मुझे स्थानांतरण कर दिया था, और आप उनको ये कारण बताओ नोटिस देते हैं। उनको और उनकी पत्नी को नेम एंड शेम करने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले आंतरिक जांच तो करते, बुला लेते कि हमको ये खबर आई है कि आप 2 जगह हैं, जरा दिखाइए, वो दिखा देते रिसीट। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर मैं रिसीट देता हूं आपको, मैं इस महिला को रिसीट देता हूं कि मेरे को यहां से वहां जाना है, दूसरा अर्जी इस आदमी को देता हूं कि मैं यहां आ गया हूं, वो मुझे वहां डाल देता है परिवर्तित जंगपुरा में, तो ये जो विलंब है 8 साल का, ये जो एक्शन लेने का कि आपने अपने रिकॉर्ड उस स्वीकृत एक्नॉलेजमेंट के अंतर्गत नहीं बदले, वो किसकी गलती है? पवन खेरा की गलती है? क्या पवन खेरा आपके ऑफिस में बैठ के उसको चेंज करेंगे रिकॉर्ड को? अपने विलंब को 8 वर्ष के आपने डिग आउट किया, खोदा। क्यों? क्योंकि पवन खेरा ने आपके विरुद्ध कुछ बोला, और आपके विरुद्ध नहीं बोला, उन्होंने संस्थापिक, संस्था, संरक्षक, संवैधानिक मूल्यों के विषय में, आपके विषय में बोला। कोई पर्सनल तो है नहीं। तो आपने इसको एक गड़े मुर्दे को निकाल कर बिना कागजों को देखे हुए उन पे आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, ये मैं अपेक्षा कर सकता हूं राजनीतिक पार्टी से, होनी नहीं चाहिए वहां भी, लेकिन मैं समझ सकता हूं वहां भी जस्टिफाइड नहीं है कि प्रतिशोध की भावना, गुस्से की भावना से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करें, लेकिन ये किसी संवैधानिक संस्था से तो शोभा नहीं देता, और कम से कम आंतरिक जांच तो कर ली होती। इसलिए मैंने कहा कि जिसने 7 साल पहले सच्चाई बता दी थी, आज उसी को कटघरे में खड़ा कर लिया। ये न्याय है या राजनीति की करतूत है? और राजनीति की करतूत कम से कम संविधान के चुनाव आयोग को शोभा नहीं दे सकती, किसी और को दे या न दे। जिसे खुद अपनी लापरवाही पर शर्म या लज्जा आनी चाहिए थी, वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। 8 साल पुराने बिना चेक किए हुए दस्तावेज, जल्दबाजी में आपको एक गुस्से में कुछ न कुछ शो को नोटिस इशू करना है, तो आपने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, बातचीत नहीं की, और एक बिल्कुल उनके छवि को नुकसान पहुंचाने के भावना से आपने उन पर अटैक लगा दिया। तो मैं अंत में संक्षेप में ये कहूंगा कि कई प्रश्न इससे उठते हैं। बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग को इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 प्रश्न कि आपने चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग, एक बार भी अपने आंतरिक रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं एक इंक्वायरी की, एक जांच की, इस सब प्रक्रिया को शुरू करने से पहले, कि 2017 में आपकी अनुमति के साथ वो ए से बी गए थे और एक्नॉलेजमेंट की अर्जी पड़ी है, उनके बाद तारीख मैंने दे दी आपके सामने। नंबर 2 कि अगर ये है दस्तावेज रिकॉर्ड में जो होने चाहिए, तो किसने अनुमति दी, किस स्तर पे अनुमति दी, किस हाई लेवल पे अनुमति दी कि ये कारण बताओ नोटिस बिना किसी जांच के इशू कर दो भाई। क्यों? क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी का एक मेंबर है, वो हमको तंग कर रहा है, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है। गणतंत्र में वो एक मुख्य धारा की पार्टी की तरफ से गणतांत्रिक प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए उसको शोकॉज इशू कर दो। और 8 साल बाद सबसे बड़ा इशू होता है टाइमिंग का। महाराष्ट्र तो कुछ पुराना हो गया, बिहार 3 महीने से चल रहा है। जोर पकड़ा हुआ है, तीव्रता पकड़ा हुआ है, इंटेंसिटी पकड़ा हुआ है, और आपकी टाइमिंग भी तभी है 8 साल बाद। जहां तक मुझे याद है, कुंभकर्ण भी 6 महीने में
उठ गया था। हम तो 8 साल की बात कर रहे हैं, अचानक आप दहाड़ रहे हैं 8 साल बाद। ये चौकसी नहीं है, ये प्रतिशोध है, और उस नियम कानून का चोला पहनाया जा रहा है उसे। फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली in English, I am focusing on 2 issues very briefly. One is about the general approach of the Election Commission in resisting. That's my main focus. I'm not on the various orders they have suffered or they have to obey. I am not on the other things, but why do they have to resist every step of this process of the Bihar SIR exercise? 3 or 4 very quick points till I come to my second issue. Issue number 1, that what the court is doing, what the court is directing you to do, on which you and I have no option, it's a court order. Why have you not taken steps yourself in the first place? And more importantly, why have you mulishly, obstinately opposed everything unless the court directs you? That's my real point. Number 2, did they give us any remote justification or reason till now as to why suddenly, with 4 months left in July for the elections in Bihar, this exercise was undertaken? In 2003, Bihar had a similar exercise. That was 1 year before parliamentary and 2 years before assembly elections. That is 24 months and 12 months. This time it is 4 months. In Maharashtra and in Arunachal Pradesh in 2003, the same time when they had Bihar, they postponed it, saying the election around the corner. Bihar is 1 year away, we can do Bihar, but not Arunachal and Maharashtra. I'm talking about 2003. Does the principle apply today or not? Have they given any reason till now? Secondly, when they issued this detailed list of documents, what led them in a detailed 11 number list to exclude Aadhaar? Is it not almost a joke that when you sneeze, when you look this side, when you look that side, anything you do, go to the toilet, you need Aadhaar card. And when you do such a big exercise, you exclude the card. Third, when 65 lakh voters were excluded, 4 orders have been passed by the Supreme Court till now. 10th of July, 14th of August, 22nd of August, and the most recent 8th of September. Why did the court have to reach a stage on 8th September when they had to say that we have passed several earlier orders? We have made it clear that we recommend first. They use the kinder, softer word recommend. Thereafter we have passed orders again and again. Why are you not implementing it? And then this time on 8th September they were forced to pass an order that you please EC issue a official circular that it shall be implemented. The court was told that far from implementing, there was this absurd situation on the ground that a few electoral officers who had called for Aadhaar cards were issued show cause notice by the Election Commission. Is there an explanation of this conduct? I am not concerned about you following the Supreme Court order. At the end you are obliged to, you have no option. Is this the kind of conduct a custodian of the Constitution, a protector of democracy and level playing field has to do? Then, it took the highest court to remind the highest commission. It took the highest court to remind the highest commission that inclusion, not exclusion, is the cornerstone of free and fair elections. What does it take to remind you that elections are about building trust, not compiling mistrust in the name of revision? These are elementary things. Democracy, friends, cannot be run on deadlines tighter than drumskins. A rushed SIR is a recipe for mass exclusion, not mass participation. All these are self-evident truths unless your mind is already made up for another object. Let me turn to the other issue briefly, that relating to Mr. Pawan Khera of the Congress Party, who speaks to you from this podium frequently, and his wife Ms. Nilima Kota. The issue is simple.
but the conduct and the thinking behind the conduct is deplorable. On 2nd of September 25, that is a week 10 days ago, a show cause so-called was issued to Mr. Pawan Khera. The show cause made several imputations, innuendos, insinuations, accusatory in tone and nature, impinging on the defamatory, about supposedly having two cards, the so-called epic or voting cards. Now, let me give you 2 or 3 facts and then tell you my comments or my questions. This great election commission, which is managing 7 to 8 crore electors and lists in Bihar, did not have the time to find out in its own records for one man and his wife, for 2 people. I wonder what is going to happen to Bihar records if this kind of negligence takes place there. The record shows that Pawan Khera was registered in a constituency number 40 in New Delhi. He wanted to change to 41, which is Jangpura, where he lives currently, or where he was shifting at that time. He therefore is entitled to change his name, transpose or transfer his name. He applies under a form called 6, which is your prescribed form, Mr. Election Commission. Form 6 comes under Rule 13. In that form, he discloses that I am living earlier in 40, I now want to go to 41 Jangpura. That form is filed with the EC and is receipted on 18/8/17, Form 6. Fortunately, he has a copy of that receipt. Now, pursuant to this application, he is shifted to Jangpura. When is all this happening, sir? Middle of 2017. Only 8 years ago. Rip Van Winkle is the only person who slept more than Kumkaran. I believe Rip Van Winkle slept for 20 years. Is the EC trying to emulate his record by sleeping for 8 years? When Pawan Khera, in the discharge of his duties as a responsible member of the main political party in this country, in the opposition, which has a leader of the opposition, speaks against the EC, especially in the recent past, because it involves Bihar, Maharashtra, etc., etc. Look at the timing. 8 years later, suddenly this notice comes. That's question 1. What were you doing for these 8 years? 2. This reeks of a sense of vendetta and anger. I can understand this from a political party, though I can't condone it, I can't justify it. But how can I understand it from a custodian of the Constitution? There can be no element of animus or irresponsibility or anger. Third, did you not have the wherewithal, the restraint, the decency, the fairness to do a small little internal inquiry? If he can find out these records, and if you have the guts to say that your records are false, then you must also have the guts to check up your receipt in 2017. Mr. Khera writes in 2017 to correct the record. The commission sleeps for 7 years and now awakens to its own vendetta-prone nightmare. Calling this an offence is like blaming a passenger who rang the alarm bell 8 years ago, but the guard never pulled the brakes 8 years ago. The guard is pulling the brakes now, supposedly. 7 years of silence, 8 years of silence, and suddenly they roar like Rip Van Winkle lecturing about punctuality. So these are basic questions which arise in the interests of accountability, constitutional propriety, constitutional protection of level playing field and democracy from the highest commission on this subject in this country, and it does not behove or is completely inapposite conduct on the behalf of such a commission. Thank you. एक एक करके हाँ आइए.
Sir, you are saying that Election Commission has been resisting steps of SIR exercise unless court directions, court interventions didn't came. So Congress party has been continuously raising questions on the Commission's credibility. So in such a scenario, as a legal expert of this country, sir, how confident are you that upcoming elections, Bihar elections, are going to be transparent? See, in a democracy, we can only try. In a democracy, I can't put my hand inside your mouth and pull out your tongue. Whatever democratic methods are available, I am representing not the Congress alone, but PUCL. I am representing not the Congress alone, but a coalition of 7 other parties. Now, in a democracy, if these people bona fide are standing up, and if my demands, remember, prior to July, we went many times to the Election Commission. I myself led delegations there. Nothing happened. So the court is the last resort. That's my whole point here. In the court itself, it has taken 1.5 months. You are not prepared to obey the orders. Almost 2 months, in fact. My point is not about Election Commission, me or the court. My point is totally different, that why this resistance? If you are an objective, independent constitutional commission, you should do it yourself. Why do you need 4 orders? The 4th order is very telling, 8th of September. It says that we have given you 3 earlier orders since you have not converted it into directions. Now you, the Election Commission, please issue a circular putting our order in your direction. Why should it be necessary to do that in good governance? That's the point I am raising. Sir, Election Commission is planning to do SIR in all over India. So my question is, after the Supreme Court's last order, can they go ahead without accepting Aadhaar in other states? You have answered your own question. The answer is obviously not. What is sauce for the goose is sauce for the gander. You can't have different regimes applying to different parts of India. So once the Supreme Court order, this is only interim orders. We are also requesting the Honorable Court, despite knowing their very heavy schedule, that the main matter should be heard. So the first point is, to your answer, is absolutely not possible. Second answer to you is that we also expect the larger issue of the case to be decided. Aadhaar is not the only issue. Aadhaar for the time being is an issue. There are several issues that you are violating several provisions of several acts. And that issue will be decided by the Supreme Court definitively, which we have requested, but it will take a bit of time. And I am sure that before this so-called All India Excise starts, we will have a judgment one way or the other. And that will settle the equilibrium between ABC allowed and XYZ not allowed. अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है, पवन खेड़ा जी और उनकी पत्नी का जो मैटर है नीलिमा जी का, उसको लेकर जो है मामला जो सामने आया है, जो आप लोगों ने खुलासा किया है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं बेनकाब दिखाई दे रहा है. आगे क्या कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? आगे की बातें तो हम करेंगे बाद में. अभी देखिए, गणतंत्र में सबसे पहला पड़ाव होता है जनता को आपके जरिए कम्युनिकेट करना. आगे क्या होगा नहीं होगा पवन खेड़ा जी भी निर्णित करेंगे इत्यादि, मैं उनकी बिहाफ पे नहीं बोल सकता. लेकिन हम एक जनहित की बात, एक पब्लिक इंटरेस्ट, एक व्यापक मुद्दा बता रहे हैं. वो कुछ भी नहीं करें तो भी ये मुद्दा लाइव है, वो कानूनी एक्शन ले तो भी ये मुद्दा लाइव. ये मुद्दा पवन खेड़ा का नहीं है, ये मुद्दा एक जनहित का मुद्दा हम रेज कर रहे हैं कि भैया अब 8 साल बाद किसी आदमी जो गणतंत्र में बोल रहा है उसको इस तरह से कैसे आप कह सकते हैं, बिना अपने रिकॉर्ड चेक किए, बिना जांच किए, बिना बुलाए उनको. ये मुद्दा है. सिंघवी सर, वन क्वेश्चन. क्या बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ ये चाहूंगा शांति बहाल हो वहां पर. अभी तो इतनी फास्ट मूविंग चीजें हो रही है कि बोलना उचित भी नहीं हुआ, और ये सबसे पहले कहीं और आता अधिकार क्षेत्र इसका, हमारा भी नहीं है. Sir, apart from SIR, there is one more issue which is of vote chori, regarding which you are raising certain questions from the Election Commission. Today, Rahul Gandhi has also linked it with the VP election, saying that BJP has done vote chori even in that, as that is the same pattern which is being used by them all across the country. First What's of all, your take? you must not distort he is not connecting the two. That is a different kind of vote chori slogan, completely in a different context. This is a different allegation for one simple reason. You tell me, if allegedly there are 15 less votes than the listed number of people in the India Alliance, then what does it mean?
You can call it a slogan-wise vote chori, but the issue is the same. One is a smaller scale indirect election, one is a larger scale. Number two, is it the first time that such allegations of making and unmaking governments from Karnataka to Maharashtra, from Arunachal to other states, is it the first time? Are we children in the woods that we are hearing it for the first time? And which party? I went to my own MPs to tell them not to vote. Which party would have done it? So I think Rahul Gandhi's sanket, his insinuation is very clear, though in different contexts. सर अभिषेक सर सिंघवी सर ये हिंदी में भी एक बार बोल दीजिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर जब राहुल गांधी से पूछा गया उन्होंने वोट चोरी करार दिया, तो एक सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव नतीजों को वोट चोरी से जोड़ रही है? और ये अभी साथ में कुछ क्रॉस वोटिंग हुई उपराष्ट्रपति के चुनाव में और माना जा रहा है कि विपक्ष के खेमे से हुई, इसको लेकर के क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? ऐसा है, क्यों विपक्ष एकजुट नहीं रहता? राहुल गांधी जी के वोट चोरी वाले फ्रेज को विकृत करके दो असंबंधित चीजों में एक ही संदर्भ मान के लगाना बिल्कुल गलत होगा। पहली बात, वोट चोरी का जो स्लोगन बिहार में है वो एक अलग संदर्भ है पूरी तरह से, और वहां नंबर्स अलग हैं, लेकिन सिद्धांत वही है, एक बहुत छोटे पैमाने पे, और शायद इस पैमाने पे जहां पर बहुमत पूर्व निश्चित था तब भी, वो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जो उन्होंने संकेत किया है वो बड़ा सरल है कि अगर आप इंडिया अलायंस में 15 और वोट काउंट करते और वो गायब हो गए तो इसका संकेत, इसका अभिप्राय, इसका क्या मायने हो सकता है, इसकी तरफ वो संकेत कर रहे हैं। और चौथा और अंतिम बात, क्या पहली बार हम ये सुन रहे हैं बीजेपी के रवैये के बारे में? कर्नाटक से महाराष्ट्र, अरुणाचल से कहीं और, उत्तर पूर्व में, कोई नई बात तो नहीं है। वो उस संदर्भ में कह रहे थे। दो अलग अलग संदर्भ है, लेकिन सिद्धांत समान हो सकता है। Hello, Sanghvi sir. Sir, don't you think if the Rahul Gandhi sir is so confident about the voter chori, so according to the People Representation Act 1951, he should submit an affidavit to election commissions? We have answered the affidavit point for the last, 3 months. I have answered it from here. Where were you then? Okay. I have said that time I don't want to anticipate myself. I have taken a full press conference on it. This government follows the principle, unfortunately, but the election commission should not, and that is what they are doing now, which is even more unfortunate. Ignore the message, start shooting the messenger. That's what is happening. Affidavit is the biggest red herring of this century. It's a non-issue. You people are asking about affidavit, you're not asking about the 10 questions we have asked the election commission. The election commission has not once said that we will look into all this mass of data which under Rahul Gandhi's able leadership the Karnataka government is prepared. We will look into the Bihar data and we'll return to you after 2 weeks of examining. They say you first give this, otherwise we will. So suppose some murder is being seen and I come running to the police and say, police, first get me an affidavit, then I will look into the murder. What kind of joke is this? So the questions are misdirected. Your questions should be asking them where are the answers to our questions. सर कल बीजेपी ने जो है दावा किया था कि 14 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की, आज 14 या 15। नहीं, मैंने उत्तर दे दिया, मैं और नहीं दूंगा, मैंने उत्तर दे दिया उसे। नहीं सर, आज उनके एक मंत्री ने ट्वीट करके सभी का धन्यवाद दिया है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है कि आप मान रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई, या वोट चोरी हुई है? वो मेरे 4 बिंदु जो उनको दिए, 5वां बिंदु आप जोड़ लीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि स्वीकृत कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाई, तो जो मैंने कहा उसको प्रमाणित कर रहे हैं आप। वो भी प्रमाणित कर रहे हैं, वो भी प्रमाणित कर रहे हैं। स्टैंड पूछ रहा हूं। स्टैंड क्या, मैंने 5 स्टैंड दे दिए ना आपको, 5 बिंदु दे दिए, 5वां तो आपने ऐड करवाया। हाँ, आपका कोटा डबल हो गया। चलिए सर, क्या चुनाव आयोग से आप ये कहेंगे कि इस मामले पर पवन खेड़ा और उनकी पत्नी वाले मामले पर माफी मांगे? देखिए, माफी तो उनको हमारे बिना बोले ही मांग लेनी चाहिए थी। आज औपचारिक रूप से मैंने कहा है, तो मैं आशा और विश्वास करूंगा कि वो करें ये।
लेकिन मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी कि होने वाला है। संवैधानिक रूप से आपका प्रश्न एकदम सही है, लेकिन आजकल के वातावरण में और जो कुछ देख रहे हैं आप, उसमें ये एक अनरियल लगता है सुन के। होना बिल्कुल चाहिए, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे आशा विश्वास होने के बावजूद मुझे लगता नहीं कि होगा।